औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आपको जूरिस्ट प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज कानून शहादत आर्डर के सिलसिला में इस्टॉपल के ऊपर हम बात करेंगे। इस्टॉपल से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन किस आर्टिकल में दर्ज है और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या मामलात हैं और क्या किसी को रोका जा सकता है कि वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। ये तमाम मामलात हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कानून को डिस्कस कर लिया जाए। तो कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 114 114 आर्टिकल के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। इसको डिटेल इसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन के ऊपर जाने से पहले अगर हम इसके वर्डिंग या इसके लफ्ज़ी मीनिंग के ऊपर बात कर लें तो डेफिनेशन को डिफाइन करने में, उसको देखने में, समझने में आसानी होगी। तो स्टॉपल वर्ड से मुराद अमर, माने, तकरीर, महालफ है। अमर, माने, तकरीर, महालफ है। सिंपल अल्फाज के अंदर कि अगर कोई काम कर लिया जाए तो बाद में उस काम से आप मुकर नहीं सकते, उस काम से आप पलट नहीं सकते। एक राइट आपका नहीं था, उस राइट को आपने प्रिटेंड किया कि वो राइट आपका है, तो फिर बाद में आप उस राइट से मुनक्कर नहीं सकते। ये है अमर, माने, मुखालिफ, तकरीर या स्टॉपल। तो कानून शहादत आर्डर 1984 के आर्टिकल 114 के मुताबिक कोई भी शख्स जो थ्रू डिक्लेरेशन, थ्रू एनी एक्ट, थ्रू एनी ओमिशन इंटेंशनली किसी को कोई बात बिलीव करवाए, यानी कि कोई भी शख्स दीदा दानिस्ता अपने किसी एक्ट के ज़रिए, अपने किसी ऐलान के ज़रिए, अपने किसी अमल के ज़रिए, ओमिशन के ज़रिए किसी दीगर शख्स को ये बावर कराए कि सर्टेन राइट उसका है, कि महसूस राइट उसका है। तो स्टॉपल से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स थ्रू डिक्लेरेशन, थ्रू एनी एक्ट, थ्रू एनी ओमिशन इंटेंशनली किसी दीगर शख्स को बावर करवाए, किसी दीगर शख्स को बिलीव करवाए, बिलीव टू बी ट्रू, कि उसको इस तरीके से प्रिटेंड करे कि वो इसको सच मान ले। आर्टिकल 114 कानून शहादत आर्डर के मुताबिक कोई भी शख्स इंटेंशनली किसी दीगर शख्स को थ्रू हिज ओन एक्ट, थ्रू डिक्लेरेशन, थ्रू एनी ओमिशन उसको बावर करवाए। क्या बावर करवाए? कि बावर टू बिलीव टू बी ट्रू समथिंग, कि वो अपने ऐलान के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपनी किसी तकरीर के ज़रिए, अपनी किसी ओमिशन के ज़रिए किसी दीगर शख्स को इस चीज़ का यकीन दिलाए कि वो राइट उसका है, वो चीज़ उसकी है। तो वो शख्स उस बिलीव की रोशनी में अगर कोई फ़र्द एक्ट अपॉन कर ले, उसकी उस मामले को तस्लीम कर ले, उसके ऊपर अमल दरामद कर ले, तो फिर माँ बाद उसके बाद ना उसको, ना उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि ना उसके जानशीन को अब उस बात से किसी भी कार्रवाई में, प्रोसीडिंग, किसी भी दावा में उससे मुकरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब उसको मुकरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो वो अमर उसके ऊपर बाइंडिंग होगा और इसी चीज़ को स्टॉपल का नाम दिया जाता है। अगर इसको बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर मैं बात करूं, लेट सपोज
कि एक शख्स क्लेम करता है कि फलां ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड उसकी है, कि एक शख्स क्लेम करता है कि कोई महसूस एग्रीकल्चर लैंड उसकी है और उस यकीन दहानी के नतीजे में वो किसी दीगर फरीक के साथ उसका सौदा कर लेता है। एक्चुअली वो उसका मालिक नहीं है, मालिक कोई और बंदा है, लेकिन उसने उस ज़मीन को प्रिटेंड किया कि वो उसकी है और उससे मुतल्लिका किसी के साथ कोई मामला कर लिया और दीगर फरीक ने उसकी बातों में आकर उसकी हामी भर ली और उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर लिया। अब माँ बाद उसके बाद अगर वो ज़मीन किसी भी प्रोसेस के नतीजा में उस शख्स के नाम पर आ जाए जिसने प्रिटेंशन की थी, शख्स ने दिखावा किया था या प्रिटेंशन की थी, अब चूँकि वो प्रॉपर्टी उसके नाम के ऊपर आ चुकी है तो लिहाजा अब वो ये बात नहीं कह सकता कि जब वो मामला हुआ था तब वो उसका मालिक नहीं था, लिहाजा उस सौदा को, उस मामला को, एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। तो QSO के आर्टिकल 114 इसको स्टॉप रोकता है, मना करता है। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, अब तुम अपनी बात से फिर नहीं सकते, मुनकर नहीं सकते। जब तुमने सौदा किया था बेशक तुम उस वक़्त उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं थे, लेकिन चूंकि तुमने प्रोटेंशन की थी, तुमने दिखावा किया था, उस दिखावा के नतीजा में किसी दीगर शख्स को अपने दिखावे में मिलाकर उसका बेनिफिट आपने उठा लिया हुआ है और प्रॉपर्टी उसको आपने मुंतकिल कर दी थी। लिहाजा अब अगर किसी मामला के नतीजा में वो प्रॉपर्टी जो पहले आपकी नहीं थी अब आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई है या मुंतकिल हो गई है, तो अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप उसके ओनर नहीं हैं, चूँकि आप पहले ही उस प्रॉपर्टी की निस्बत एक प्रिटेंशन कर चुके हैं, एक दिखावा कर चुके हैं और उस दिखावा के नतीजा में उस प्रॉपर्टी को आप कोई महसूस मैटर कर चुके हैं जिसके नतीजे में वो प्रॉपर्टी किसी दीगर शख्स के नाम के ऊपर डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। तो लिहाजा अब आप इस कानूनी बेनिफिट को नहीं ले सकते, वो बेनिफिट अब आपका नहीं है। वो जो मामला था किसी तरह का भी हो सकता है, आप उसकी लायबिल नहीं है। अब उसकी लायबिलिटी उस प्रॉपर्टी का, वो जिसको आप दे चुके हैं, प्रिटेंशन करके दे चुके हैं, दिखावा करके दे चुके हैं, अब वो ही उसका मालिक है। और अब आप लिहाजा कानून कहता है कि अब आप अपनी इस बात से मुनक्कर नहीं सकते और ना ही अब आपको मुनक्कर दिया जाएगा और ना ही आपके अपने अमल के खिलाफ आपको जाने दिया जाएगा। अमर माने मुखालिफ तकरीर, आपको अपने ही अमल के खिलाफ नहीं जाने दिया जाएगा। जो आपने कहा था अब आपने उसकी पासदारी करनी है, लिहाजा जो आपने बात कही थी अब उसकी पहरादारी आपने करनी है, उससे आप पीछे हट नहीं सकते, उससे मुनक्कर नहीं सकते। तो इस्टॉपल में जहां हमने ये देख लिया कि किसी शख्स को उसके ऐलान, डिक्लेरेशन, उसके एक्ट या ओमिशन से रिवल्ट होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो इसके साथ साथ उस आदमी यानी कि उसकी पर्सन इन पर्सन कैपेसिटी, उसकी पर्सनल कैपेसिटी के साथ साथ उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसके लायबल हैं। मीनिंग देयर बाय अगर वो बंदा, अगर उसकी डेथ वाक़या हो गई है या किसी भी मामला के नतीजा में वो कैपेबल नहीं है और अब उसके जानशीन उस चीज़ के वारिस हैं, तो वारसान को भी स्टॉप कर दिया गया है इस कानून के अंदर कि अब वारसान क्लेम नहीं कर सकते, वारसान को भी रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है स्टॉपल का। यानी कि जो उनके फोर फादर ने, जो उसने जानशीन, जिसके वो जानशीन है, उसने जो एक्ट किया था उसके वारसान भी उसके जिम्मेवार हैं। मीनिंग देयर बाय के रिप्रेजेंटेटिव भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जिस तरह के वो शख्स खुद पर्सनल तौर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से ये एक प्रिंसिपल है QSO के अंदर, स्टॉपल
के नाम से एक प्रिंसिपल दर्ज कर दिया गया, ताकि जो राइट्स एक दफ़ा डिलीवर कर दिए जाएं, अगर उसने प्रिटेंशन के साथ ही क्यों ना किए हों, तो उन राइट्स की प्रोटेक्शन की खातर इस टॉपल को वज़ा किया गया है। और इस प्रिंसिपल के अंदर किसी शख्स को भी अपने काम के मुखालफ होने नहीं दिया जा सकता, यानी कि जो उसने एक दफ़ा काम किया था, अब उस काम के एंटी उसको नहीं जाने दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी टर्म लिमिटेशन वो क्या हो सकती है, कब इसको किया जा सकता है। तो इसके ऊपर एक जजमेंट का हवाला मैं दे रहा हूँ। 1980 SCMR पेज है 327। 1980 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 327। इस प्रिंसिपल में, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लैशिस के ऊपर गुफ्तगू की है। इस जजमेंट के अंदर ये जो एक बंदा है वो तकरीबन कुछ अर्सा बाद 10 से 20 साल के दरमियान वो उस प्रॉपर्टी को अलेज करता है जिसको कि उसने पहले दे दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, चूंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जिन्होंने उसको लिया था उसके वैल्यूएबल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है और वैल्यूएबल राइट्स हैं। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दो बातें की हैं। एक तो चूंकि स्टॉपल का मामला है, स्टॉपल की वजह से उसको इसकी इजाज़त नहीं दी जाए, कि दूसरा उन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लिया हुआ है। यूटिलाइज करने के साथ साथ अब उस प्रॉपर्टी की वर्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ चुकी हुई है, जो 20 साल 15 साल पहले वैल्यू थी उससे इंक्रीज हो चुकी हुई है। तो लिहाजा अगर दूसरे एंगल से भी देख लिया जाए कि 15 साल वो क्या बंदा करता रहा है, क्यों उसने उसको अलेज नहीं किया, तो ये भी उस पर्सन की फेवर में नहीं बात जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर ऑन मेरिट भी एक तो स्टॉपल और दूसरा मेरिट के ऊपर भी उस पर्सन ने जिसने स्टॉपल को क्लेम किया था कि वो गलत है, तो उसके खिलाफ 1980 SCMR पेज 327 के अंदर उस जजमेंट को होल्ड कर दिया, लैशिस को एक्सप्लेन कर दिया, स्टॉपल को वज़ा कर दिया। तो जहाँ पर हम इस आर्टिकल की पर्पस की बात कर रहे थे, वहाँ पर एक पर्पस ये भी है कि किसी भी शख्स को उसके अपने अमल के इनकंसिस्टेंट फ्यूचर में जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपने मामलात के इनकंसिस्टेंट किसी भी इंस्टीट्यूटिंग प्रोसीडिंग या सूट के अंदर उसको इसके मुखालिफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी कि जब टाइम था तो उसने बेनिफिट उठा लिया, और अब अगर वो उससे हट रहा है, उससे मुनक्कर रहा है, तो अब उसको अपने अमल के मुखालिफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के स्टॉपल के बारे में, जिसके बारे में कानून शहादत आर्डर 1984 का आर्टिकल 115 इस बात के मतलब बहुत वाज़ेह कानून फ्राहम करता है। तो व्यूवर्स, अब हम आर्टिकल 115 के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसके मुताबिक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ और स्टॉपल के बारे में मालूमात दर्ज की गई हैं। तो सवाल ये है कि जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान मामला हुआ, तो क्या टेनेंट उससे मुनक्कर सकता है इस ग्राउंड के ऊपर कि जब उन दोनों के दरमियान ये मामला हुआ तब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर, मालिक, वो लैंडलॉर्ड नहीं था। तो क्या लैंडलॉर्ड जब उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था, उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिका टेनेंसी का एग्रीमेंट कर लिया गया, तो माबाद टेनेंट उस प्रॉपर्टी से मुनक्कर सकता है कि जिस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट, टेनेंसी का एग्रीमेंट उसने किया, उस प्रॉपर्टी का तो ओनर ही नहीं है लैंडलॉर्ड। तो इस सूरत में क्या सिचुएशन होगी? तो कानून हमने हमें यह बता दिया
कि अगर लैंडलॉर्ड ओनर नहीं भी है, अगर लैंडलॉर्ड मालिक नहीं भी है, तो टेनेंट को उस एग्रीमेंट से स्टॉप कर दिया जाएगा। यानी कि टेनेंट अब उस एग्रीमेंट से मुनक्कर नहीं सकता, टेनेंट अब उस एग्रीमेंट से पीछे हट नहीं सकता। तो ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बारे में आर्टिकल 115 हमारी रहनुमाई फराहम करता है, जिसमें टेनेंट को पाबंद कर दिया गया कि वो स्टॉपल के ज़ुमरे में आएगा। लैंडलॉर्ड ने जब उसको प्रॉपर्टी के ऊपर टेनेंसी एग्रीमेंट किया, ओनर था या नहीं था, मालिक था या नहीं था, तो टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा और उसके खिलाफ स्टॉपल का मामला अमल में आएगा। तो व्यूअर्स, स्टॉपल के ज़िम्मन में आर्टिकल 116 कानून शहादत आर्डर 1984 हमें स्टॉपल बताता है एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी से मुतल्लक। सिंपल अल्फाज के अंदर, जब बिल ऑफ एक्सचेंज किसी फर्द को दिया जाता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, या बाकी मामलात के अंदर उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अब बाद में किसी भी मामला की वजह से जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया था, उसको अपनी एक्सेप्टेंस से रिफ्यूज़ होने नहीं दिया जाएगा, वो उससे मुनक्करने नहीं दिया जाएगा, उसको उस चीज़ से मुनक्करने नहीं दिया जाएगा। अब वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, चूँकि वो पहले एक्सेप्ट कर चुका हुआ है। तो ये मुकम्मल कानून है हमारे पास, आर्टिकल 114, आर्टिकल 115, आर्टिकल 116 कानून शहादत आर्डर 1984 के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ सूरतें बयान करके हमारे ऊपर कंडीशंस लगा दी गई कि किन सूरतों के अंदर कोई फ़र्द अपने ही डिक्लेरेशन से, अपने ही एक्ट से, अपनी ही एक्सेप्टेंस से, अपने ही एग्रीमेंट से उसको रिवॉल्ट या उसे मुनक्कर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो डियर व्यूअर्स, अगर स्टॉपल के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, तजावीज़ दे सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।